विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना आज के व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है उसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों का उल्लेख किया गया है। उसमें पहला अध्याय है मनु। आज मैं आपको मनु के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मनु को मानव सभ्यता का सृजक सूत्रधार माना जाता है। जब जल प्लावन हुआ था और सारी सृष्टि समाप्त हो गई थी, उस समय एकमात्र मानव जाति के अवशेष मनु ही बचे थे और उन्हीं से ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन माना जाता है। तो अब ये प्रश्न उपस्थित होता विद्यार्थियों कि मनु कौन थे। मनुस्मृति के रचनाकार हैं। मनुस्मृति क्या है? हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। स्मृतियों में मनुस्मृति को सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रियता प्राप्त है। तो मनुस्मृति एक सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्ति का ग्रंथ माना जाता है। मुख्य रूप से मनुस्मृति को एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ माना गया है। उसमें राज्य क्या है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, परराष्ट्र संबंध क्या है, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्वहन करता है, इन सब प्रवृत्तियों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। तो मनुस्मृति विविध श्लोकों अध्यायों में संग्रहित एक महत्वपूर्ण भारतीय साहित्य और संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि मनुस्मृति में मनु के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है। सप्तांग मतलब 7 अंग। मनु के अनुसार मनुस्मृति में राज्य के सावयव स्वरूप का वर्णन किया गया है और मनुस्मृति में राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में राज्य के 7 प्रकृतियाँ मानी गई हैं। वो है बच्चों स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड और मित्र। अब मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगी कि मनुस्मृति में जो राज्य की 7 प्रकृति है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। उसमें पहला राज्य का महत्वपूर्ण अंग है स्वामी। स्वामी मतलब बच्चों राजा। राजा मतलब जो राज्य का प्रशासनिक यंत्र का संचालन करता है और संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था जिससे संचालित होती है। तो मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है और मनु ने कहा कि वही व्यक्ति राजा बनने योग्य है जो नैतिक गुणों से युक्त हो, जिसमें प्रशासनिक क्षमता और दक्षता हो और जो प्रजा के प्रति अपने दायित्वों या कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह कर सके। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति को मनु ने राज्य का शासक माना है, जिसे मनु ने राज्य का स्वामी कहा है। तो ये तो वह मनुस्मृति में राज्य का सप्तांग सिद्धांत का पहला अंग क्या है? स्वामी। अब दूसरा अंग है मंत्री। मंत्री मतलब अमात्य। कि मनुस्मृति में मंत्री को क्या कहा गया है? अमात्य कहा गया है। तो मनु का ये मानना है कि राज्य का कार्य संचालन एक बहुत महत्वपूर्ण और जिसे कहते हैं कठिन कार्य है राज्य में शासन का संचालन करना। इसलिए मनु ने कहा है कि राज्य के प्रशासनिक संयंत्र को चलाने के लिए मंत्रिमंडल एक महत्वपूर्ण घटक है। तो राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए मनु ने कहा है कि शासन की शक्ति राज्य की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि वो कैसी शक्ति है? सामूहिक शक्ति है, एक संस्थागत शक्ति है, जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। इसलिए मनु ने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मनु ने मंत्रियों के लिए कौन कौन से आवश्यक गुण और योग्यताएं आवश्यक मानी हैं कि जिन व्यक्तियों में ये गुण और योग्यताएं होंगी वही मंत्री बनने के काबिल है, अन्यथा नहीं। तो मनु ने कहा कि राज्य के प्रशासनिक यंत्र का संचालन मंत्रियों के बिना नहीं किया जा सकता है। इसे राज्य का द्वितीय घटक मनु ने किसे माना? अमात्य को। पहला घटक विद्यार्थियों किसको माना? स्वामी को। और द्वितीय महत्वपूर्ण घटक क्या है? अमात्य, मंत्री। अब मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है पुर, मतलब राज्य की राजधानी। तो राजधानी प्राचीन समय में ऐसी होती थी कि आसानी से शत्रुओं की पहुंच से दूर हो, ताकि राज्य में शत्रुओं का आक्रमण
कम से कम हो या शत्रुओं का आक्रमण बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्राचीन काल में राजा क्या करते थे, बड़े अपने दुर्ग यानी कि पुर मतलब दुर्ग को, किलों को ऐसी जगहों पर बनाते थे जहाँ वो दुर्गम हो, जहाँ शत्रु की पहुँच से वो बाहर हो। तो मनु ने पूर्व में कहा कि सुरक्षित एक दुर्ग होना चाहिए और दुर्ग की कई श्रेणियाँ बताई, जैसे धानवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। इसी तरह मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के चौथा अंग राज्य को माना है और मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने कहा कि राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया गया है। मनु की भांति कौटिल्य, हम जो द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे मनु के पश्चात, वो भी कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताया और जनपद में कौटिल्य ने माना कि राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। इसी तरह मनु ने कोश को राज्य के सप्तांग सिद्धांत का 5वां अंग माना और यह कहा मनु ने कि राजा के पास या शासक के पास एकत्रित धन को मनु ने कोश का नाम दिया है और मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोश होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य पूरा कर सकता है। ये इन दायित्वों का भली भांति निर्वाह तभी कर सकता है जब राजा के पास समुचित मात्रा में कोश हो। इसी तरह मनु ने दंड को या सेना को राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना है और मनु ने सेना के अनेक अंग बताए, जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना। और राजा को ये परामर्श दिया कि उस सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाएगा जैसे राज्य की समुचित रक्षा हो सके। इसी तरह मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंतिम अंग माना है मित्र। तो मनु के अनुसार कि कोई भी राजा, मनु ने मित्र की आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि कोई भी राजा शून्य में नहीं रहता, उसे दूसरे राज्यों के साथ संबंध अनिवार्य रूप से बनाने पड़ते हैं और राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करने चाहिए कि उसके अन्य राज्यों के साथ संबंध अधिक से अधिक मैत्रीपूर्ण है। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रवृत्तियों में स्थान देकर राज्य के द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की। अतः मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए एक आधार है और मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। और इससे ये सिद्ध होता है कि राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है और राज्य में संप्रभुता तत्व का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत में इन सब अंगों तत्वों का उल्लेख किया गया है और मनु ने अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व का प्रतिपादन किया और उसका ये मत है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे कि राज्य का शीर्षस्थ अंग क्या है, राजा है और राजा क्या करेगा, अपने राज्य कार्य के संचालन हेतु महत्वपूर्ण अंग के रूप में किसकी नियुक्ति करेगा, मंत्री की नियुक्ति करेगा। इसलिए मंत्री भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राजा है और इनके द्वारा किसके द्वारा, विद्यार्थियों, राजा और अमात्य या मंत्री के द्वारा राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रकृतियों की उतनी ही आवश्यकता है। इस तरह मनु ने इन प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए भी इन सभी प्रवृत्तियों की या प्रकृतियों की परस्पर निर्भरता को उल्लेखित किया है और इनका समान महत्व माना है। इसलिए मनु कहता है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होता है, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। अब मैं आपको कल के व्याख्यान में बताऊंगी कि मनु के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र क्या है। धन्यवाद।